सो कोई बोलता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम समझाओ, इसका बेसिक मतलब क्या है। तो इसके लिए हम एक ज्योमेट्री बनाते हैं। अगर हमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझना है तो हम ज्योमेट्री बनाते हैं, और ज्योमेट्री बनाते हैं कुछ ऐसे कि आप इमेजिन करो कि हम 3D की बात कर रहे हो। 3D में मान लो हमारे पास x एक्सिस है, y एक्सिस है और z एक्सिस है। हम तीनों एक्सिस की बात करते हैं। सपोज करो ये x एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वी हैव दिस, लेट अस से z एक्सिस, ऐसे मान लेते हैं। और हम मान लेते हैं कि सपोज करो ये y एक्सिस है, ऐसे हमने मान लिया y एक्सिस है। उल्टा भी बोल सकते हैं, ऊपर हम y बोल सकते हैं, नीचे z बोल सकते हैं, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं हम, राइट। सो ये हमारे पास 3 एक्सिस हैं। हम बात करते हैं एक्स वाई प्लेन की। सपोज कर लेते हैं कि एक्स वाई प्लेन में एक पार्टिकल है और वो यहाँ पे है। बेटा ध्यान से सुनना, यहाँ एक पार्टिकल है पोजीशन नंबर 1 पे, और इसका जो पोजीशन वेक्टर आ रहा है वो है आर वेक्टर। सो व्हाट इज आर वेक्टर? आर वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ अ बॉडी या पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन। ठीक बात है ना? हम लोग कहाँ की बात कर रहे हैं? एक्स वाई प्लेन की। बेटा ध्यान से समझना, जेड एक्सिस को हमने कहाँ पे मान लिया? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। एक्स और वाई एक्सिस हमने ये मान लिए, और एक पार्टिकल 1 पे है जहां पे आर वेक्टर क्या है? उसका पोजीशन वेक्टर है। किसका? बॉडी या पार्टिकल का, जो कहाँ पे लाई कर रही है? एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है। चलो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ये पार्टिकल थोड़ा सा घूम गया, पार्टिकल चला गया, हल्का सा डिस्प्लेस हो गया। मान लेते हैं वो डिस्प्लेस हो गया कुछ इधर को बाय सम डेल्टा आर। कितना डिस्प्लेस हुआ? डेल्टा आर। तो अब हमारे पार्टिकल की न्यू पोजीशन आ गई। दिस इज कॉल्ड न्यू पोजीशन एंड दिस इज कॉल्ड बेसिकली दो वेक्टर का सम, ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर। पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हो गया था? डेल्टा आर से। तो न्यू पोजीशन आ गई हमारे पास आर प्लस डेल्टा आर। परफेक्ट। तो अब हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ध्यान से समझना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज डेल्टा आर वेक्टर, और न्यू पोजीशन वेक्टर या न्यू पोजीशन इज आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर। ये हमारे बॉडी की न्यू पोजीशन आ जाती है। ये हमारी न्यू पोजीशन आ गई, हम यहां पे आ गए। बहुत अच्छी बात है। हम एक काम क्यों ना करें, हम एक काम करते हैं कि जो ये वाली लाइन दिख रही है हमें, ये वाली, इसी के पैरेलल हम एक लाइन ऐसे ही प्लॉट कर लेते हैं। अभी पूछना नहीं क्यों कर रहे हैं, बस एक मान लेते हैं कि हमने इसके पैरेलल एक लाइन को प्लॉट कर दिया। और एक और काम करते हैं, इसके पैरेलल भी एक लाइन प्लॉट कर देते हैं। तो हमने इसके पैरेलल भी एक लाइन प्लॉट कर दी, और वो कुछ ऐसे आ गई। अच्छा, इसको हम बोलते हैं ओ, ऐसा कोई नाम दे देते हैं। इसको हम बोल देते हैं ए, और इसको हम बोल देते हैं बी, और इसको हम बोल देते हैं सी। क्लियर है? ऐसे कुछ मैंने कर लिया। एक्चुअली हमारा पार्टिकल कहाँ पे था? यहाँ, और ये आर वेक्टर था। डिस्प्लेस किधर हुआ? इधर। ये न्यू पोजीशन है। ये हम लोगों ने क्यों बना दिया? ये बस ऐसे ही बना दिया, अभी समझ में आने वाला है। मैंने ये बना दिया, दिस इज पैरेलल टू इट एंड दिस इज पैरेलल टू इट। परफेक्ट है। एक ज्योमेट्री फॉर्म हो रही है, और ऐसी वाली ज्योमेट्री को हम क्या बोल रहे हैं? पैरेललोग्राम। दिस इज पैरेललोग्राम, जो हमारा फॉर्म हो गया। कहां पे फॉर्म हुआ? एक्स वाई प्लेन में, यहां पे। ये पैरेललोग्राम फॉर्म हो गया एक्स वाई प्लेन में। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। अब हम चलते हैं आगे। अब हम एक काम करते हैं कि पार्टिकल अगर इधर को डिस्प्लेस हुआ और ये इसका पोजीशन वेक्टर था, तो पार्टिकल की वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगी, आई बिलीव। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, तो हम एक काम करें पहले कि ऐसे लिखते हैं, O A B C is a parallelogram। सबसे पहले ये पैरेललोग्राम है, और एरिया इसका कितना आएगा आपको याद है? अगर आपको थोड़ा सा याद हो, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, जब मैं आपको वेक्टर पढ़ा रहा था तो मैंने पढ़ाया था कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है। पैरेललोग्राम का एरिया आता था क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स। अगर आपको याद हो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स, और वो होता था, आपको थोड़ा सा डायग्राम दिखाता हूँ, यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। मैंने आपको ऐसे सिखाया था कि बच्चे, हमारे पास ए वेक्टर है, ये हमारे पास बी वेक्टर है, एंड दिस इज कॉल्ड डायगोनल आर वेक्टर। अगर हम बी से एक वेक्टर प्लॉट करें तो ये ए के पैरेलल होगा, और यहाँ से प्लॉट करें तो ये बी के पैरेलल होगा। ये ऐसे कुछ आएगा। और अगर हम इसका एरिया निकालते थे तो ये होता था क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, शायद आपको याद हो। और अगर हम इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो वो क्या होगा? इसका हाफ। इसका क्या होगा? हाफ होगा। आपको समझ में आ रही है? इसका मतलब
इस साइड और इस साइड का क्रॉस प्रोडक्ट, इस साइड और इस साइड का क्रॉस प्रोडक्ट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता था। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस साइड और इस साइड का क्रॉस प्रोडक्ट भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, एक ही बात है। क्लियर हो गया? अब बहुत अच्छी बात है। अब हम ऐसा करते हैं, अब हम बात करते हैं इस एरिया की। वी टॉक अबाउट दिस एरिया। अगर हम इस वाले एरिया की बात करें, इस वाले एरिया की, इस वाले एरिया की क्यों बात कर रहे हैं? हमारा पार्टिकल पहले यहाँ पे था, तो इसका पोजीशन वेक्टर ये वाला था। अब इसका पोजीशन वेक्टर कौन सा आ रहा है? ये वाला। तो ये लाइन यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ तक आ गई, तो मतलब ये वाली लाइन को हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। तो हम इस वाले एरिया की बात करते हैं अभी हाल, आपको थोड़ी देर में और समझ आ जाएगा। अगर हम बात करें एरिया ऑफ, ऐसे लिखते हैं, एरिया ऑफ ओ ए बी is half the area of parallelogram. That is half of पैरेललोग्राम का एरिया कितना था? दो एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट, एक साइड ये है बेटा और एक साइड ये है, या फिर ये और ये, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट एक ही बात है। मतलब हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? हाफ ऑफ आर क्रॉस डी आर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दिस इज हाफ ऑफ आर क्रॉस डी आर। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे? हम इसका वो निकालेंगे, मॉड निकालेंगे। अभी हम लोगों ने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा और ये छोटा सा एरिया होगा, क्योंकि ये वाला डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है, बड़ा नहीं होगा, हम छोटा ले रहे हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, तो ये एरिया भी स्मॉल बनेगा। और अगर स्मॉल बनेगा तो हम इसको डेल्टा ए या डी ए बोल सकते हैं, डेल्टा ए बोल सकते हैं या डी ए बोल सकते हैं। एंड दिस इज हाफ टाइम्स आर क्रॉस डेल्टा। ये हमारे पास एरिया आ गया। एक काम करते हैं, अगर हम इसको टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, टाइम से क्यों डिवाइड करें? क्योंकि जो पार्टिकल अभी यहाँ पे था ना, यहाँ पे, अब वो यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कुछ टाइम लगा होगा। तो हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी टेक्स टाइम डेल्टा टी। कितना टाइम लग रहा है? डेल्टा टी। तो हमारे पास रिलेशन क्या आ रहा था? डेल्टा ए इज इक्वल टू हाफ टाइम्स आर क्रॉस डेल्टा आर। अगर हम इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ टाइम्स आर क्रॉस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। एंड व्हाट इज डेल्टा आर बाय डेल्टा टी? हम जब यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हुए ना, तो डिस्प्लेसमेंट था डेल्टा आर और टाइम था डेल्टा टी के बराबर। तो बेसिकली डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी क्या होगा? वेलोसिटी होगी। सो दिस इज हाफ टाइम्स आर क्रॉस वी। एक काम और करते हैं, m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2m, m से डिवाइड कर दिया और m से करते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा m इंटू वी। आई होप क्लियर है। m इंटू वी को बोलते हैं p। तो हमारे पास रिलेशन आ गया 1/2m आर क्रॉस p। और आर क्रॉस p अभी हमने पढ़ा था, आर क्रॉस p कुछ और नहीं है बट एंगुलर मोमेंटम है। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं डेल्टा a अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू 1/2m into angular momentum. This is the relation. अगर हम इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करें दोनों तरफ, अगर हम यहाँ मॉड ले लें तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी का मॉड, ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी बेटा 1/2m, यहाँ पे l का मॉड आ जाएगा। अब हम l निकाल सकते हैं, we can have this like this, l mod is equal to 2m this delta a upon delta t is the relation. तो यहां से हम एक बात बोल सकते हैं कि किसी भी रोटेटिंग पार्टिकल का, रोटेटिंग वर्ड क्यों यूज करा हमने? क्योंकि ये हमारा पोजीशन वेक्टर, ये हमारा ओरिजिन है, पार्टिकल पहले यहां था फिर यहां चला गया, ये सीधा भी जा सकता है और ये कर्व में भी जा सकता था। अगर ये डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा हो तो अगर एक कर्व में भी जाएगा तब भी ये स्ट्रेट लाइन के जैसा लगेगा। इसका मतलब जब हमारा पार्टिकल यहां से घूम रहा है, ऐसे खुद जा रहा है ऐसे, तो जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है तो एरिया बदल रहा है, ये वाला एरिया बदल रहा है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विल डिफाइन एंगुलर मोमेंटम। देखो ध्यान से, यहां से हमें दिखाई दे रहा है कि ये रेट ऑफ डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। थोड़ा सा लिखो कॉपी पेन से लिखो, मैं अभी आपको बताता हूं। डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी मॉड, ये लिखो, ये वाला डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी मॉड is the area
swept by is the area swept by the position vector, swept by the position vector per unit time. Per unit time, and is called aerial velocity. Aerial velocity of position vector of particle is called aerial velocity of position vector of particle. इसका क्या मतलब हुआ? हमारे पास एक पार्टिकल है, बेटा ध्यान से समझो, यहां से बता देता हूं मैं। ये हमारा पोजीशन वेक्टर है, सपोज करो ये ऐसे एक्सिस बनाए थे हम लोगों ने, ये हमारे पास पार्टिकल था और ये पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर थी, और फिर पार्टिकल चला गया यहाँ पे, तो ये न्यू पोजीशन वेक्टर होगा पार्टिकल का, ये न्यू पोजीशन वेक्टर है, तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ये एरिया होगा। मतलब पार्टिकल और ओरिजिन के बीच में जो पोजीशन वेक्टर होगा वो एरिया स्वीप कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना सारा एरिया स्वीप कर रहा है या कवर अप कर रहा है। तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा डी इज कॉल्ड एरिया स्वेप्ट बाय द पोजीशन वेक्टर पर यूनिट टाइम। थोड़ा सा और लिखो इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। डायरेक्शन ऑफ एरिया इज अलोंग जेड एक्सिस। अब जो ये लाइन मैंने अभी बोली है ना, इसको समझाना मैं चाहूंगा नहीं, बिकॉज इसकी जरूरत नहीं है पूरे +1 में कहीं भी, इसकी जरूरत पड़ती है +2 में। वहां पे मैं केवल ये लिखवाता नहीं, वहां पे प्रूफ करवाता हूँ, वहां पे प्रूफ करके तुम्हें समझ में आता है कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और क्यों होती है। ठीक है, तो अभी हाल के लिए इस वाले टॉपिक को हम पॉज करके रखेंगे, बस दिमाग के कोने में डाल लो कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। बस इससे पहले हमने कभी नहीं समझा कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, आज के बाद एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। वन थिंग। सेकेंड थिंग, जिस प्लेन में एरिया होता है, एरिया वेक्टर उस प्लेन में नहीं होता, बट उस प्लेन से परपेंडिकुलर होता है। ये वाला एरिया कौन से प्लेन में है? XY प्लेन में है, तो एरिया वेक्टर कहां पे होगा? Z एक्सिस की तरफ होगा। मैंने आपको क्या बोला, आपको समझ में आ गया? अगर ये एरिया XY प्लेन में है तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन Z एक्सिस में आएगी, ये आपको समझना है। अगर ये एरिया ZX प्लेन में होता, ZX प्लेन में होता, तो एरिया वेक्टर Y एक्सिस की तरफ होता। अभी हाल के लिए इतना दिमाग में डाल के हम पॉज करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज आप लोग कह रहे हो, जैसे मान लो कि अभी हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में। क्या पढ़ेंगे? ग्रेविटेशन में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था केपलर। केपलर क्या बोलते हैं कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में चलते हैं, और सन यहाँ पे होता है, इसको फोकस कहते हैं इलिप्स का। तो अर्थ मान लो यहाँ पे है, ये अर्थ ऐसे घूमती है, अर्थ सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती, इलिप्टिकल में घूमती है। अर्थ मान लो ऐसे घूम रही है। अगर हम सन को ओरिजिन माने तो हम सन से अर्थ को देखते हैं, सन से अर्थ को देखेंगे तो इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। किसका पोजीशन वेक्टर? अर्थ का, विद रिस्पेक्ट टू सन। अर्थ थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ जाती है, तो ये न्यू पोजीशन वेक्टर बन जाता है। तो हम ऐसे मान लें जैसे हमारे हाथ में ये कोई चीज है, ये कोई चीज है, ब्रूम नहीं होता, झाड़ू होती है। हमारे हाथ में झाड़ू है और यहाँ पे डस्ट पड़ी हुई है, ऐसे मान लो। और ये पूरी झाड़ू को जब हम ऐसे स्वीप करेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक, इधर तक करेंगे, तो इतने जगह की जितनी डस्ट होगी वो सारी की सारी हम साफ कर देंगे। इसको बोलते हैं एरिया को स्वीप करना। एरिया को स्वीप करना मतलब ये पोजीशन वेक्टर जब यहाँ से यहाँ चला गया तो इसने इस पूरे एरिया को कवर अप कर लिया। मतलब अगर ये झाड़ू होती और यहाँ डस्ट पड़ी होती, और जब झाड़ू यहाँ से उठ के यहाँ जाती तो इस जगह की सारी डस्ट को हम क्लीन अप कर देते। तो इसे कहते हैं हम एरिया स्वेप्ट बाय पोजीशन वेक्टर। किसका पोजीशन वेक्टर? ऑफ दैट बॉडी विच इज रोटेटिंग। और पोजीशन वेक्टर शुरू कहां से होता है? उस फिक्स्ड पॉइंट से होता है जहां से हम ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, मैंने ये वाला डायग्राम क्यों बना के समझाया? क्योंकि जब मैं ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा तो सेम आर्टिकल जो अभी समझा रहा हूं वो आर्टिकल हम सेम यहाँ पे करेंगे दोबारा से। परफेक्ट है। सो अगर ये पोजीशन वेक्टर है, अर्थ यहाँ पे घूम रही है, घूमती हुई अर्थ में एंगुलर मोमेंटम होगा, और जो एरिया वेक्टर है जब हम यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे तो ये इतना एरिया कवर करेगा, इतना एरिया कवर करेगा। इस एरिया को हम ए बोल देते हैं। और एरिया पर सेकेंड क्या होगा? एरिया पर सेकेंड होगा dA/dt, और ये इक्वल टू होगा 1/2m × L, जहां पे m होगा मास ऑफ अर्थ, L होगा उसका एंगुलर मोमेंटम। ये रिलेशन निकल के आता है, ये केपलर का लॉ है। केपलर साइंटिस्ट थे, ये उनका एक लॉ है जो हम लोग यहाँ पे दोबारा समझेंगे। इसी आर्टिकल को हम लोगों ने अभी देखा, यहाँ पे देखो
सेम चीज dA/dt इक्वल टू 1/2m into L। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ पोजीशन वेक्टर ज्वाइंड बिटवीन पॉइंट ऑफ रोटेशन टू द रोटेटिंग पार्टिकल। मैंने क्या बोला? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। किसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया? उस पोजीशन वेक्टर का रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया जो ज्वाइन करता है, किसको ज्वाइन करता है? पॉइंट ऑफ रोटेशन और उस पार्टिकल को ज्वाइन करता है जो एक्चुअली घूम रहा है। क्या अभी बात समझ में आई बच्चों या नहीं आई? आगे सर। सर थोड़ा मुश्किल है। हाँ जी सर डेरिवेशन एक बार समझा दो फिर से। डेरिवेशन एक बार फिर से समझा दूं? ओके डेफिनेशन फिर रिपीट कर दो। डेफिनेशन तो अभी लिखवाई नहीं बेटा, मैं लिखवाने वाला था। अभी तो मैं अपने हिसाब से समझा रहा था आपको। बेटा मैं डेरिवेशन आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूं दोबारा देखो। मान लो ये हमारे पास एक पार्टिकल है और ओरिजिन से उसका पोजीशन वेक्टर कितना है? r है। वो पार्टिकल यहां से उठ के यहां तक चला गया, कितना डिस्प्लेस हो गया? इतना। न्यू पोजीशन वेक्टर कौन सा हो गया? ये वाला। इतना तो समझ में आता है। तो कोई तुमसे बोले कि ये पैरेललोग्राम बन रहा है, इसका एरिया कितना होता है? तो पता चलेगा इसका एरिया हम पहले से जानते हैं, वो इतना होता है। ये तो पता है आपको फॉर्मूला? यस सर। तो फिर कोई आपसे बोले अकेले इसका एरिया बताओ, ये कितना होगा? ये पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। हाफ होने का मतलब पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ इतना होगा। क्या गया? इस एरिया को क्या बोलोगे? कौन सा एरिया है ये वो एरिया है जो पोजीशन वेक्टर ने कवर अप करा है। क्योंकि जब पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह गया तो पोजीशन वेक्टर यहां से वहां पहुंच गया, तो हम मानेंगे कि पोजीशन वेक्टर ने स्वीप कर दिया एरिया। मतलब ये पोजीशन वेक्टर यहां से उठ के वहां चला गया तो उसने इतने एरिया को स्वीप कर दिया। मान लो तुम्हारा हाथ है यार, तुम्हारा हाथ है, तो तुम्हारा हाथ जब घूम के यहाँ चला जाएगा तो इतनी जगह में जितनी चीजें पड़ी होंगी वो तुम्हारा हाथ उन चीजों को खिसका देगा आगे को। मतलब तुम्हारे हाथ ने इतना एरिया कवर कर लिया। क्लियर है? सो ये जो एरिया आया वो कौन सा आया? जो पोजीशन वेक्टर ने स्वीप करा है एक जगह से दूसरे जगह जाने में, और वो इतने के इक्वल है। अगर हम टाइम से डिवाइड करें तो ये क्या आ जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। और इसी को हम क्या बोलते हैं? एरियल वेलोसिटी। क्योंकि पता है ना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को वेलोसिटी कहते हैं, तो एरिया अपॉन टाइम को क्या बोलेंगे? एरियल वेलोसिटी बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी एंड दैट इज इक्वल टू दिस वैल्यू, जहां डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी क्या होगा? m से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या बन गया? मोमेंटम। ये लीनियर मोमेंटम। r क्रॉस p क्या होता है? l होता है, हम जानते हैं। ये l बन गया। इससे क्या पता चल गया कि पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम किसके साथ रिलेटेड हो गया? एरिया के साथ। एरिया का क्या मतलब? वो ज्योमेट्री के साथ। एक्चुअली मैंने अभी समझाया, इस आर्टिकल का नाम क्या है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मतलब एंगुलर मोमेंटम को हम ज्योमेट्रिकली समझा रहे हैं। कौन सी ज्योमेट्री से समझा रहे हैं? पैरेललोग्रामिक ज्योमेट्री है। पैरेललोग्राम की ज्योमेट्री से हम एंगुलर मोमेंटम को समझा रहे हैं, इसलिए इसको बोला है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो दिस L इक्वल टू दिस वैल्यू। इसका मतलब L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। किसका एरिया? उस पोजीशन वेक्टर का एरिया जो हमने ज्वाइन कराया हुआ है पॉइंट ऑफ रोटेशन से पार्टिकल तक, उस पार्टिकल तक जो घूम रहा है। क्या अभी समझ में आया? यस सर। अभी आगे डाउट है सर। किसी को डाउट है? नो डाउट सर। नो सर। नो डाउट सर। कोई भी डाउट? नो नो सर। जो साइलेंट जोन में बैठे हैं बच्चे, उनको समझ नो आ गया? सर ये जो बाकी जो एरिया बच्चे साइलेंट जोन में बैठे हैं बच्चों, उन्हें समझ में आ गया? यस सर। नो डाउट सर। सर एक चीज कोई नहीं पूछनी थी। बोलते उनको समझ में आ गया? वो आज भी नहीं बोले। सर जो आज तक नहीं बोले बच्चे, उन्हें समझ में आ गया? आगे सर। ओके, वेरी गुड, अच्छी बात है जी। सर ये था। हाँ सर जो एरिया स्वीप हुआ है ये सर बहुत ही कम एरिया होगा ना, क्योंकि हम इसे इंस्टेंटेनियस एंगुलर मोमेंटम के तौर पे यूज कर पाएंगे सर। हाँ ऐसे कह सकते हो, क्योंकि हम थोड़े थोड़े टाइम की बात करेंगे ना, थोड़े थोड़े टाइम। यार इमेजिन हाइपोथेटिकल केस की बात करें। हाइपोथेटिकल केस ऐसे है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। मान लो ये देखो अर्थ है, मैं एक और डायग्राम दिखाता हूँ तुम्हें दोबारा। ये सन है, सन के अराउंड सारे प्लेनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में ऐसे घूम रहे हैं। तो अर्थ यहाँ पे,
एक हाइपोथेटिकली मानो कि हमारे पास एक बहुत बड़ा रोप है जिसकी लंबाई है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। समझ आया कुछ? ये कहानियां सुनी हुई लग रही हैं? यस सर। हमारे पास एक रोप है जिसकी लंबाई है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उसको हमने सन के साथ में बांध दिया। हाइपोथेटिकल बात है, ये मत बोलना जल जाएगा, बांध दिया, चलो बांध दिया। और मान लो यहाँ पे इंटरस्टेलर स्पेस में बहुत सारा डस्ट या डेब्रिस पड़ा हुआ है, डस्ट पड़ी है, ऐसे मान लो, वो सैटेलाइट वेटेलाइट टूट फूट के गिरे होते हैं ना कहीं पे, ये पड़े हैं यहाँ पे, ऐसे मान लो। अब हमारी अर्थ यहाँ से आगे जाएगी, तो रोप जो है वो रोप यहाँ थोड़ी रहेगा, वो रोप यहाँ चला जाएगा। तो इतनी जगह का सारा कचरा जो भी पड़ा होगा उसको ये क्या करेगा? स्वीप कर देगा, करेगा ना। तो जब ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया, अर्थ यहाँ आ गई, तो रोप यहाँ पे आ गया, मतलब अर्थ इधर आ गई, रोप इधर आ गया। तो ये जो बंधा हुआ रोप था उसने इतने एरिया को स्वीप कर दिया। अब समझ आया? तो जिस एरिया की हम बात कर रहे थे ये वो एरिया है। अगर हम dA/dt की बात करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया की पर सेकेंड कितना एरिया कवर हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। ये केपलर का सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ केपलर। ये हम उस वाले चैप्टर में देखेंगे। जल्दी से बताओ, लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। यस सर आ गया। देखो, मैथमेटिक्स समझना एक बात है और लॉजिक समझ में आना दूसरी बात है। तो फिजिक्स समझना है तो लॉजिक समझना बहुत जरूरी है कि आपको इसका मतलब समझ आए। तो एक काम करो, जल्दी से कॉपी निकाल लो और थ्योरी लिखो। देखो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल about a given axis is twice the product of mass of particle and aerial velocity of position vector of particle। सर लास्ट लाइन रिपीट कर दो। अभी हल करता हूं, पूरा करता हूं मैं रिपीट। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट a given axis is twice the product of mass of particle and aerial velocity of position vector of particle। aerial vector of position of particle है ना, इसी की तो aerial velocity, ये पार्टिकल की पोजीशन है ना, ये पोजीशन यहां से यहां चलेगी। एरिया तो इसी, एरिया किस लाइन से बन रहा है? इसी लाइन से तो बन रहा है। ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है, इसी से तो बन रहा है। और ये साइड का नाम क्या है? पोजीशन वेक्टर। सो इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एरियल वेलोसिटी। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये है एंगुलर मोमेंटम। और एक और लाइन लिखो, दिस इज द geometrical meaning of angular momentum। This is the geometrical meaning of angular momentum। ऐसे कुछ हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क में क्या रिलेशन होता है। बेसिकली एल होता है आर क्रॉस पी। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें मिल जाएगा, इसको भी वेक्टर बोलेंगे, तो हमें मिल जाएगा dl/dt इज इक्वल टू, आपको अच्छे से पता है कि जब पार्टिकल घूम रहा है तो उसका पोजीशन वेक्टर भी बदल रहा है और हो सकता है उसका मोमेंटम भी बदल रहा हो, है ना। तो इसका मतलब दोनों वेरिएबल होंगे, ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा?
इसका आएगा फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएट करते हैं सेकेंड फंक्शन को प्लस, याद करो अब हम डिफरेंशिएट किसको करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को, और सेकेंड फंक्शन को ऐसे ही रहने देंगे क्रॉस। ये समझ आ गया? क्योंकि सिंस ये दोनों वेरिएबल हैं तो एक बार हम इसको कांस्टेंट मानेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे एंड वाइस वर्सा। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। यहां से वैल्यू क्या आएगी, यहां से वैल्यू आएगी इज इक्वल टू आर क्रॉस dp ओवर dt प्लस dr ओवर dt को क्या बोलेंगे हम, dr ओवर dt को बेटा हम v बोलेंगे, वेलोसिटी क्रॉस p वेक्टर। आपको पता है कि डायरेक्शन ऑफ v वेक्टर एंड p वेक्टर इज सेम ऑलवेज, यस नो? जिस डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में तो उसका मोमेंटम होगा ना। इसका मतलब दोनों के बीच में जो एंगल आएगा थीटा, वो कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा। अगर थीटा 0 आएगा तो v क्रॉस p क्या बन जाएगा, v क्रॉस p बनेगा v इंटू p इंटू साइन 0। क्या बोला मैंने, v इंटू p इंटू साइन 0। तो हम यहाँ पे लाइन लिखेंगे कि v क्रॉस p इज इक्वल टू मॉड p साइन 0 n कैप, ऐसे बोलते थे, शायद आपको पता हो, ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब dl ओवर dt क्या मिलेगा हमें, r क्रॉस dp ओवर dt। और बेटा dp ओवर dt क्या होता है, याद करो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या बोलते थे, फोर्स। इसका मतलब क्या आएगा, r क्रॉस f। और बेटा r क्रॉस f कुछ और नहीं होता था, टॉर्क होता था। इससे क्या पता चला, इससे पता चल गया कि dl over dt is nothing but the torque। ये रिलेशन मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था, लेकिन तब मैंने इसको डेरिवेशन के फॉर्म में नहीं दिखाया था, तब मैंने आपको कंपैरिजन के फॉर्म में दिखाया था कि ट्रांसलेशनल में ऐसा होता है तो रोटेशनल में ऐसा होगा। तब मैंने आपको ये फॉर्मूला ऑलरेडी दिखाया हुआ था। लेकिन अभी हमने क्या करा, अभी हमने डेराइव करा हुआ है कि टॉर्क में और एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है। बेटा दोबारा ढंग से देखो। सर, हाँ जी सर जो वी एंड पी में अपने साइन लगाया है, साइन 0, सर वो कॉस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है, कॉस नहीं आता, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ओके सर, दिखाऊं? ये सर आ गया याद। आ गया ना बेटा। ये होता था ना a क्रॉस b, इसको जब ओपन करते थे तो क्या आता था, a b साइन थीटा n कैप, याद आया? ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक हो गया? यस सर। किसी को डाउट है बच्चा? नो सर। नो सर। बहुत अच्छी बात है। राइट, एक छोटा एग्जांपल तो बनता है ना। एग्जांपल, एंगुलर मोमेंटम of a body is L equal to 2t square plus 3t. Find torque on this body at t equal to 2 seconds. Solve करो। dl over dt है ना, इज इक्वल टू 4t प्लस 3, t को रख देंगे 2, टॉर्क आ जाएगा 11 न्यूटन मीटर, और ये आंसर है। ठीक हो गया? गुड है, गुड। एक टॉपिक होता है इक्विलिब्रियम, और इसके बारे में हमने कल काफी सारा डिस्कशन करा है। एक्चुअली वो पहले डिस्कशन कर लिया था मैंने, पढ़ाना बाद में था। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि बॉडी की सिचुएशन एक जैसी रहना। सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ, आपको याद होगा, पहली तो बात करें हम, इक्विलिब्रियम दो तरह की होती है। पहली होती है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में इक्विलिब्रियम को समझाया था। इसका मतलब होता है नेट फोर्स ऑन बॉडी इज 0।
फिर हम इसको एक और पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम अलोंग एक्स एक्सिस। इसका क्या मतलब हुआ, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, मतलब टोटल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस 0, इक्विलिब्रियम अलोंग वाई एक्सिस। इसका क्या मतलब है, सिग्मा एफ वाई 0, इक्विलिब्रियम अलोंग जेड एक्सिस। इसका क्या मतलब है, सिग्मा एफ जेड इक्वल टू 0। ये है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। एक दूसरा इक्विलिब्रियम होता है जिसको हम बोलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। जिस तरह से ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में फोर्स 0 होता है, उसी तरह से रोटेशनल इक्विलिब्रियम में टॉर्क नेट की वैल्यू 0 आती है और ये बॉडी इक्विलिब्रियम में कहलाती है। जैसे कोई आपसे बोले एग्जांपल, और कोई हमसे बोलता है कि हमारे पास एक रॉड है, ये रॉड है, और हमने क्या करा है, इसको 2 हिंजेस या पिन के ऊपर टिका दिया है, ऐसे टिका दिया। और कोई आपसे बोलता है कि इसका मास ऑफ रॉड इक्वल टू m, और कोई आपसे बोलता है कैलकुलेट रिएक्शन फोर्स अप्लाइड बाय बोथ एजेस। अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो, अब सिंस मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेशन की बात नहीं कर रहा, तो मैं मान के चल रहा हूं कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर ऐसा होगा तो दोनों पे भार कैसा आएगा, सेम आएगा। ऐसा होगा तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों का सम किसके बराबर आएगा, mg के बराबर। सो सॉल्यूशन सिंपल, एक लाइन में r ऊपर mg नीचे इक्वल टू 0। क्या लग रहा है आपको, चैप्टर के पहले तक इतने से काम चल तो रहा था। एक बॉडी है, आप याद है, एक बॉडी स्ट्रिंग से बंधी हुई है, 3 स्ट्रिंग लगे हैं, 2 लगे हैं, 4 लगे हैं, बताओ उसमें टेंशन, इसमें टेंशन, उसमें टेंशन। लैमिस थ्योरम याद है सब, लैमिस Yes, थ्योरम, कंपोनेंट रेजोल्यूशन निकाल तो लेते थे हम, क्योंकि वहां बॉडी कैसी होती थी, इक्विलिब्रियम में, बट वहां काम चल जाता था। यहाँ काम नहीं चल रहा, क्योंकि कंसेप्ट थोड़ा सा बढ़ गया। अब हमें लगाना पड़ेगा ये वाला, दिखाता हूं क्यों नहीं काम चल रहा। क्योंकि हमारे पास नॉलेज क्या है, हमारे पास नॉलेज अवेलेबल है कि यहाँ पे रिएक्शन फोर्स आएगा R1 और यहाँ पे रिएक्शन फोर्स आएगा R2। ये नॉलेज अवेलेबल है हमारे पास। और हम क्या जानते हैं कि इस वाली बॉडी पे एक और फोर्स काम करेगा, वो होगा mg नीचे को। और बॉडी इक्विलिब्रियम में, कौन सी इक्विलिब्रियम में, ट्रांसलेशनल में। ट्रांसलेशनल का मतलब ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। लेफ्ट राइट में तो कोई फोर्स वैसे नहीं लग रहा, इधर तो इक्विलिब्रियम लगाने का फायदा नहीं है, तो हम इक्विलिब्रियम यहां लगाएंगे। तो पहला पॉइंट आएगा, पहला पॉइंट होगा इक्विलिब्रियम। कौन सा वाला, ट्रांसलेशनल वाला। ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। अगर ऐसा होगा तो नेट फोर्स की वैल्यू आएगी 0। अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स का मतलब, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इक्वेशन हमारे पास केवल एक है, बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि एक इक्वेशन है, 2 अननोन है। अब हम क्या बात करेंगे, तो ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, हम किसी के अबाउट निकाल सकते हैं। मान लो हम इसके अबाउट निकालते हैं, इसके अबाउट, इसको ए बोल देते हैं। ए बोल दिया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं टॉर्क अबाउट ए इज 0। ए के अबाउट टॉर्क हम निकालते हैं, वो 0 आता है। ये कहां से पास कर रहा है, ए से पास कर रहा है। तो एक बात बताओ, नेट टॉर्क 0 आएगा। R2 कहां से पास कर रहा है, ए से।
R2 का टॉर्क तो वैसे भी आएगा कि नहीं आएगा? जीरो आएगा। mg का टॉर्क आएगा। mg का टॉर्क क्या होगा? mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पता है ना कितना होगा ये? L/2। और R1 भी तो लग रहा है रॉड पे, R1 का टॉर्क कितना आएगा? R1 इंटू ये डिस्टेंस कितना आएगा? L/2 प्लस L/4 3L/4। ये 3L/4 होगा ना, L/2 प्लस L/4। एक और बात, अगर mg को मौका मिल जाता तो वो रॉड को किधर को घुमाता? अगर mg को मौका मिलता तो रॉड को किधर घुमाता? और R1 को मौका मिल जाता तो वो किधर घुमाता? एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों के टॉर्क पॉजिटिव आता कि एक प्लस तो एक माइनस आता? एक प्लस एक माइनस। बहुत ही बढ़िया। टॉर्क अबाउट ए इज 0। अब हम लाइन लिखेंगे, पहला पॉइंट, टॉर्क ड्यू टू R2 अबाउट ए इज 0। अभी बोला था ना आपको कि R2 की वजह से टॉर्क कितना आएगा? ऑलरेडी 0 आएगा। दूसरा पॉइंट लिखते हैं हम लोग, टॉर्क ड्यू टू mg अबाउट a इक्वल टू mg इंटू L/2, और हम इसको लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा क्यों लिखा, चेक करो। अगर अकेला mg होता तो ये mg, तुम सोचो इसको पकड़ के नीचे को खींचो तो इस पॉइंट के अबाउट ये कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा, और ये तो बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूमती। अकेला ये फोर्स होता और यहां हिंज होता तो बॉडी कहां पे घूमती? क्लॉकवाइज। तो बॉडी क्लॉकवाइज घूमती। mg का टॉर्क कितना आएगा? mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और R1 का टॉर्क कितना आएगा? R1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो रिलेशन क्या आएगा बेटा? टॉर्क ड्यू टू mg इज mg इंटू L/2 एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली टॉर्क ड्यू टू R1 अबाउट a इक्वल टू R1 इंटू 3L/4 क्लॉकवाइज। एक को प्लस मानेंगे तो दूसरे को माइनस मानेंगे। अब हम क्या बोलेंगे? नेट टॉर्क। नेट टॉर्क इक्वल टू, नेट टॉर्क क्या निकल के आएगा? नेट टॉर्क विल बी mg इंटू L/2 माइनस R1 इंटू 3L/4 एंड दैट इक्वल टू व्हाट? 0। हाँ बच्चे, कितना रहा R1? 2mg/3। 2mg/3। R1 निकल गया तो R2 निकल जाएगा। सर R2 0 आ रहा है। R2 0 कैसे आ जाएगा? क्या बात कर रहे हैं? सर टॉर्क 0 आता है। R1 प्लस R2 इक्वल टू mg है ना, तो R1 इक्वल टू mg माइनस R2 इज इक्वल टू mg। नहीं, क्या पता चल गया था तुम्हें? R1, सॉरी इसको उल्टा करते हैं। R1 तो पता चल गया ना, R2 निकालना है।